अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अब करते हैं एक और चैप्टर, कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन। अपनी बुक में मैंने रखा हुआ है इसको चैप्टर 5 इंशाल्लाह। है जी, मिक्स किससे नहीं, किससे मिक्स। असल में मैंने इस चैप्टर में जो एंट्री सिखानी है ना, तो वो एंट्रीज प्रोसेस कॉस्टिंग के सवाल में भी हो सकती हैं। यानी आप इस चैप्टर के सवाल को एक सेपरेट सवाल भी कह सकते हैं, और इसके साथ मिक्स होकर जॉब कॉस्टिंग भी एक आया हुआ है, वो मैं करूंगा अभी बोर्ड पे। एंट्रीज हैं इस चैप्टर के अंदर। अच्छा, इसमें ना चूंकि एंट्रीज ही बतानी है, तो इसमें मैं बोर्ड पे कुछ नहीं लिख रहा। आप आ जाएं इस चैप्टर के पहले पेज पे, इस चैप्टर के पहले पेज पे आ जाएं। पेज 177। फैक्ट्री की ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करना, इसके ना 3 डिफरेंट सिस्टम है। अच्छा, मैं आपको ये और ये बताऊंगा। ये आईकैप की पुरानी बुक में होता था, फिर नई बुक में ना इसको उन्होंने निकाल दिया, और लेकिन जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे वो पुरानी बुक वाले रिटेन कर लिए, तो इसलिए एहतियातन ये बता रहा हूँ, ये एहतियातन बताऊंगा। इसकी तफसील में ज़्यादा हम लंबी बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पहले ही एहतियातन बता रहा हूँ। ये 2 चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, इंटरलॉकिंग अकाउंट्स, फुली इंटरलॉकिंग अकाउंट्स। पहले इसकी बात करते हैं। इंटीग्रेटेड अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट ये है, चलें थोड़ा थोड़ा सा बोर्ड भी यूज कर लेता हूं। अच्छा, सिस्टम किस बात के, ये जो फैक्ट्री में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इनकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, ये उस बात के सिस्टम्स हैं। इंटीग्रेटेड बता रहा हूं पहले। इसमें यह हो रहा है कि बिजनेस का एक कंप्यूटराइज निजाम है, जिसका एक ही डाटा, सेंट्रल डेटाबेस है। इसकी मिसाल समझ लें, जैसे बैंक्स में आपको घर से पैसे जिस बैंक में आए, तो अब्बा जी ने वहीं अपने शहर में ही पैसे जमा कराए, वो यहाँ से आपने निकाल लिए। अब यहाँ वाली ब्रांच को क्या पता कि आपके पास कितने पैसे, किस एटीएम को कैसे पता कितने पैसे हैं। वो सारा सिस्टम आपस में लिंक्ड है, तो एक ही सेंट्रल डेटाबेस है। और ये टी अकाउंट जो बने होते हैं ना, इस पूरे को कहते हैं जनरल
लेजर। जो लोग अभी FAR 1 पढ़ रहे हैं ना, ये जनरल लेजर वाली बात बतानी है अभी, लेजर समझ लें बस। लेजर वो पूरी बुक है जिसमें सारे टी अकाउंट्स मौजूद हैं। तो एक ही सेंट्रल डेटाबेस है। अकाउंटेंट हो सकता है, जो डेटा एंट्री है, हो सकता है कि एक बंदा फैक्ट्री में बैठा हो सकता है कि एक बंदा कंप्यूटर लेके बैठा हो सेल ऑफिस में, जी बिल्कुल, स्टोर में भी हो सकता है। एक बंदा जो है वो स्टोर में डाटा एंट्री कर रहा है, और वॉशरूम में भी बैठा दें किसी को। एक जो है वो कोई कैश ऑफिस में बैठा होगा। बताने का मकसद यह है कि जहां जहां भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं ना, वहां वहां कंप्यूटर टर्मिनल मौजूद है, और वहां बैठा हुआ जो भी कंप्यूटर में एंट्री करता है वो सारी यहीं पर आके जुड़ती है। सब इंटीग्रेटेड है, सब सेंट्रल सिस्टम मौजूद है, और जो भी बंदा कंप्यूटर टर्मिनल जिस जगह पर भी है, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, सब यहीं पर रिकॉर्ड हो रही है। जैसे अगर कस्टमर को चीजें जा रही हैं, वो यहां वाला बंदा बैठ के एंट्री करता होगा, इधर उसी कस्टमर के अकाउंट में डेबिट आएगा, फिर जब वो कस्टमर पैसे देगा आके, ये वाला बंदा एंट्री करेगा, लेकिन उसी के बने हुए अकाउंट के अंदर वो सिस्टम क्रेडिट कर देगा। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम वो है कि जिसमें सारा कुछ सेंट्रली रिकॉर्डेड है। आसान अल्फाज में जो अब तक अकाउंटिंग आपने पढ़ी है वो यही है, और पिछली क्लास में मैं आपके उसकी एंट्रीज करा भी चुका। देखें अगला पेज 78, वो यही है, यही बता दी हुई है आपको। तो इंटीग्रेटेड हो गया। इंटीग्रेटेड की एंट्रीज मैंने पेज 78 पे बता चुका। ये करना है नोट तो कर लें, नहीं तो कोई मसला नहीं। इंटरलॉकिंग। अच्छा, इंटरलॉकिंग में ये होगा कि जो सारी अकाउंटिंग है ना, कंप्लीट अकाउंटिंग इज स्प्लिट। ये क्या हो गया?
सारी अकाउंटिंग स्प्लिट हो जाएगी। हेड ऑफिस के पास कुछ बुक्स बन रही होंगी और कुछ फैक्ट्री के पास बुक्स बन रही होंगी। ये दोनों ही अधूरी बुक्स होंगी क्योंकि अकाउंटिंग को तोड़ दिया है। ये हेड ऑफिस में, ये मैंने हेड ऑफिस लिखा, ये हो नहीं लिखा, हो हेड ऑफिस लिखा हुआ। ये हेड ऑफिस के पास बुक्स हैं और ये फैक्ट्री में अकाउंटेंट के पास बुक्स हैं। तो ये लोग भी कुछ अकाउंटिंग कर रहे हैं और ये लोग भी कुछ अकाउंटिंग कर रहे हैं। ये दोनों बुक्स मिलेंगी तो पूरे बिजनेस की एंट्रीज होंगी, लेकिन अभी इन्होंने उन बुक्स को तोड़ के अपने पास रखा हुआ। फैक्ट्री वाले को क्या कंसर्न हो सकता है कि वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करे? जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, वेजेस कंट्रोल, एफओएच कंट्रोल, ये वो रिकॉर्ड कर रहा होगा। और इसके अलावा बाकी सारा कुछ डेटर, कैश, सेल्स, वो सब ये रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो इन्होंने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को अपनी अपनी हिस्सों में बांट लिया। अच्छा, बांटा है लेकिन कर फिर भी ये डबल एंट्री ही रहे होंगे। मिसाल के तौर पे मटेरियल खरीदने की एंट्री क्या होती है? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट और कैश या पेएबल क्रेडिट। इसमें से फैक्ट्री वालों का कंसर्न क्या है? रॉ मटेरियल। हेड ऑफिस वालों का कंसर्न कैश है। तो अब ये अपना अपना काम जो है ना वो अपने पास डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। इसका कंसर्न है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, ये वो डेबिट कर लेगा। और इसका कंसर्न है, ये मैं मिसाल दे रहा हूं, इसका कंसर्न है कैश, ये वो क्रेडिट कर लेगा। लेकिन ये टूटी टूटी एंट्री बुरी लग रही है, तो वो करेंगे ये कि इधर भी ये एक चेपी लगेगी, इधर भी चेपी लगेगी। होगा ये कि ये कहेगा कि डेबिट तो मैंने कर लिया है, क्रेडिट मुझे नहीं पता, हेड ऑफिस को पता है। तो ये अपना क्रेडिट कर देगा एक हेड ऑफिस के नाम का अकाउंट जिसको कहते हैं जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। हेड ऑफिस वाला कहेगा मैंने कैश तो क्रेडिट कर दिया है, डेबिट का मुझे नहीं पता। ये फैक्ट्री के नाम का एक अकाउंट डेबिट कर देगा, उसको कहते हैं फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो सारी वही मैंने मिसाल दी है, सारी ट्रांजैक्शंस जो इंटीग्रेटेड में बता दी, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अब ये दो टुकड़ों में तोड़ के लिख रहे होते हैं। फैक्ट्री वाला अपनी अपनी मर्जी का डेबिट क्रेडिट कर रहा होता है और हेड ऑफिस वाला अपनी मर्जी का डेबिट क्रेडिट कर रहा होता है। कोई एंट्री ऐसी भी हो सकती है जो पूरी पूरी ही किसी एक जगह आ जाए, जैसे मिसाल के तौर पे पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट। इस एंट्री का फैक्ट्री वाले से क्या काम है? कोई भी नहीं। तो ये पूरी की पूरी एंट्री ये हेड ऑफिस वाला कर लेगा, पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट, ये कोई एंट्री नहीं करेगा। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर जो कुछ ट्रांजैक्शंस थी, इंटरलॉकिंग में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को दो सेपरेट बुक्स में तोड़ दिया। ये फैक्ट्री में मेंटेन हो रही है, ये हेड ऑफिस में मेंटेन हो रही है। ये अपने काम के अकाउंट्स रिकॉर्ड करेगा और जो इसके काम का नहीं होगा एंट्री पूरी करने के लिए जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट लिख देगा। ये भी ऐसे ही करेगा, अपने काम के अकाउंट लिखेगा और जो एंट्री पूरी करने की जगह खाली रह जाएगी वहां फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट डाल देगा। अब आप एक काम ये करें, अभी मैं इसका सवाल कराता हूं बोर्ड पे, लेकिन एक एक्सरसाइज आप ये कर लें और ईमानदारी से करिएगा तो फायदा है। पहले ये देख लें जो मैंने कहा है कि फैक्ट्री वाला मेनली बना रहा होगा ये वाले अकाउंट्स, मटेरियल, वेजेस कंट्रोल, एफओएच, वर्क इन प्रोसेस। इसके अलावा सारा कुछ वो हेड ऑफिस वाले बना रहा होगा। ये वाले फैक्ट्री वाले अपने पास सिर्फ यही अकाउंट्स इस्तेमाल कर रहे होंगे, तीनों इन्वेंट्री के, वेजेस कंट्रोल, एफओएच कंट्रोल, बस। इसको और किसी अकाउंट से कंसर्न नहीं है। जहां अकाउंट एंट्री में डेबिट क्रेडिट जगह खाली रह जाएगी वो जीएल कंट्रोल अकाउंट का नाम लिख देगा। और इन नामों के अलावा जो भी अकाउंट्स हैं वो सब हेड ऑफिस में मेंटेन हो रहे हैं और उसके पास जो जगह खाली रह जाएगी वो वहां फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट लिख देगा। अब आप एक काम ये कर दें, अभी कर दें, 5 मिनट लगेंगे, कि पेज 78 खोलें और 79 की तरफ नजरें नहीं ले जानी। पेज 78, पेज 78 में जो जो ट्रांजैक्शंस हैं एक एक ट्रांजैक्शन को देखते जाएं और खुद जबानी उसको तोड़ें कि अगर ये इंटरलॉकिंग होता तो हेड ऑफिस की बुक्स में क्या होता और फैक्ट्री की बुक्स में क्या होता है।
ज़बानी देख लें, लिखना है लिख लें, मर्जी है, लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़बानी देख लें शायद। और जो आप जब सोच लें तो उसका जवाब फिर पेज 79 पे देख लें। यानी मैंने सेम एंट्री, सेम अंग्रेजियां लिख के, सेम पॉइंट, सेम लाइनें लिख के बिल्कुल अगले पेज पे उसको इंटरलॉकिंग के हिसाब से छापा है। अगर ये खुद करेंगे ना तो फिर ज्यादा आसानी से याद रह जाएंगी। तो 78 वाली एंट्रीज पढ़ें और देखें कि अगर इंटरलॉकिंग होता तो उनको किस तरह लिखते, हेड ऑफिस की बुक्स में क्या डेबिट क्रेडिट होता और फैक्ट्री की बुक्स में क्या डेबिट क्रेडिट होता, और जो जवाब ढूंढ लें उसको फिर 79 पे देख के चेक कर लें। नहीं, अगर एक ट्रांजेक्शन पूरी फैक्ट्री में आ गई तो फिर हेड ऑफिस में आधी कौन सी होगी? हाँ हाँ, तो फैक्ट्री वाले करेंगे, हेड ऑफिस वाले कोई नहीं करेंगे। जिस तरह मैंने बताया पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट ये हेड ऑफिस वाले कर देंगे, फैक्ट्री वाले कुछ नहीं करेंगे उसका। ये नहीं हो सकता कि एक जगह पूरी हो गई है, जब पूरी हो गई है तो फिर दूसरे वाले ने क्या करना है उसको। वेजेस कंट्रोल फैक्ट्री का है, वेजेस कंट्रोल, एफओएच कंट्रोल और तीनों इन्वेंट्रीज, ये 5 अकाउंट फैक्ट्री के हैं। ये पहले पेज पे देखो ना, लिखे मैंने नाम, क्योंकि
ये फैक्ट्री ये नाम इस्तेमाल करता है, हेड ऑफिस ये नाम इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। हेड ऑफिस को कंसर्न ये है कि पैसे बताओ हमने कितने देने। है वो जनरल जर्नल था, सेल्स जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, कैश बुक, जनरल जर्नल। हाँ, इसकी मखरज ठीक, तजवीज ठीक रहे। जनरल जर्नल ये अलग अलग, ये अलग चीज थी। हाँ जी, हाँ जी। कॉस्ट ऑफ सेल्स फैक्ट्री की चीज नहीं है। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, ये सब हेड ऑफिस की चीज है। फैक्ट्री के बस 5 अकाउंट्स हैं, तीनों इन्वेंट्रीज और वेजेस कंट्रोल और रेफरेंस कंट्रोल, बस ये 5 नाम बस फैक्ट्री के हैं। हाँ क्या क्या? हाँ, अगर फिनिश गुड्स को ही चार्ज करना अंडर ओवर अप्लाइड तो फिर ये एंट्री सारी फैक्ट्री में हो जाएगी, हेड ऑफिस में होगी ही नहीं। तीनों इन्वेंट्रीज और वेजेस कंट्रोल और एफएच कंट्रोल, बस ये 5 नाम है जो फैक्ट्री वाले यूज कर रहे हैं। इसके अलावा और फैक्ट्री वाले कोई नाम नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे। हाँ जी, डन। किसी एंट्री पे कोई परेशानी? चले फिर एक सवाल करते हैं इसका, और ये भी बहुत है। इसके पास्ट पेपर्स के सवालों में अच्छा, एक मैंने ना को 2-3 सवाल इलस्ट्रेशंस में रखे हुए हैं, वो हस्बे तौफीक कभी किसी का दिल करे तो। और आई के पास्ट पेपर्स वाले में क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं, पेज 84, क्वेश्चन 2, सफायर लिमिटेड। ये है स्प्रिंग 2011 अटेम्प्ट का सवाल था। सफायर लिमिटेड स्प्रिंग 2011 अटेम्प्ट का, ये करता हूं मैं बोर्ड पे।
हाँ जी, सवाल पढ़ रहे थे आप लोग, पढ़ लिया। ये कैसे पता कि इस चैप्टर का सवाल है? रिक्वायरमेंट में बिल्कुल वाजे लिखा हुआ है, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड ऑल दी अबव ट्रांजैक्शंस इन एसएल्स फैक्ट्री लेजर एंड जनरल लेजर। और इस सवाल के पहले पैराग्राफ के अंदर भी उसने कहानी बताई हुई है कि सेपरेट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स इज केप्ट एट हेड ऑफिस एंड एट फैक्ट्री। तो इसलिए ये इंटरलॉकिंग का सवाल है। हाँ, साथ अब ये जॉब कॉस्टिंग भी आ गई, तभी तो दोनों एक जैसी की एंट्रीज हैं। तो ये जॉब कॉस्टिंग का सवाल है और है मिक्स कॉस्ट फ्लो के साथ। तो जॉब कॉस्टिंग है तो क्या फर्क पड़ेगा? हर जॉब का वर्क इन प्रोसेस अलग होगा, बाकी वही है सारा। तो कर देता हूं बोर्ड पे। है इसके बाद वो जो इखलाकन एहतियातन फुली इंटरलॉकिंग बताना है वो बता दूंगा। हैं? हाँ, बताना ही है इखलाकन, उसमें छोड़ दें बेशक, वो फुली इंटरलॉकिंग छोड़ दें बेशक। मैंने एहतियातन एक चीज बतानी है, अगर आ गया पेपर में तो अगली दफा तफसील से बता दूंगा। स्प्रिंग 11 एंट्रीज कहीं भी हैं, और फिर वही तरीका कि हम लोग एक एक पूरा सेट ले लेते हैं ताकि उसमें कंट्रोल रह ले। तो एंट्रीज करनी है दोनों में, तो इसको फिर हम पैरेलल ही चलाएंगे। हेड ऑफिस की बुक्स, चाहे आप हेड ऑफिस की बुक्स नाम लिख लें, चाहे आप जनरल लेजर नाम लिख लें, चाहे फैक्ट्री की बुक्स नाम लिख लें या फैक्ट्री लेजर नाम लिख लें, तो एंट्रीज करनी है, लेकिन पेज को आधा करके हम ये दोनों कॉलम में सॉल्यूशन करेंगे। चलें, मटेरियल। मटेरियल परचेजेस हैं कहीं सवाल में बताई हुई? कहाँ जी? पॉइंट 1 में। तो मटेरियल परचेजेस, अच्छा अब इसमें मजीद मुश्किल उसने ये बढ़ा दी कि 2 तरह के मटेरियल डाल दिए। अब जरा डाटा ज्यादा हो जाता है तो फिर वो ब्रैकेट में फिर रेट ध्यान से लगाना पड़ेगा। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, और ये जो लिखा है ना मटेरियल परचेज्ड ऑन अकाउंट, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए तरीका इस्तेमाल होता है, ऑन अकाउंट। तो मटेरियल डेबिट और पेएबल क्रेडिट, लेकिन मटेरियल डेबिट होना है यहां रॉ मटेरियल एक्स, रॉ मटेरियल वाई। एक्स कितना खरीदा? कितना? 100,000, और एक कितने का? 25। वाई 150 और एक कितने का? 35। तो ये हो गया, इसको भी 1000 ही कर लेते हैं। ये फिगर्स क्या करेंगे? 2500 5250।
अब हमने यहाँ क्रेडिटर्स क्रेडिट करना था, लेकिन वो यहाँ नहीं, वहां क्रेडिट होना है, तो यहां कह देंगे हम GL कंट्रोल अकाउंट 7750, और यहां पर हो जाएगा क्रेडिटर्स क्रेडिट 7750, और इसका डेबिट की जगह ले लेगा फैक्ट्री लेजर कंट्रोल। ये हमने मटेरियल परचेज कर लिया। ये मटेरियल परचेज हो गया। डेबिट क्रेडिट का तोड़ना समझ आया? ओके, खरीद लिया मटेरियल। अब और क्या है, इशू कर देते हैं, वो बताया हुआ पहले टेबल में। तो इशू करने की एंट्री क्या होती है? रॉ मटेरियल क्रेडिट और वर्क इन प्रोसेस। तो वो यहां का काम नहीं है, ये दोनों यहीं के काम हैं। तो वर्क इन प्रोसेस ए और वर्क इन प्रोसेस सी, रॉ मटेरियल एक्स। एक्स ए और सी में इशू हुआ है। ए में कितना? 40,000 इंटू 25। सी में कितना इशू हुआ है? 10,000 इंटू यही 25, क्योंकि एक्स तो ये 25 वाला ही है। 1,000,000 ये हो गया मटेरियल एक्स इशू। और इसी तरह की एंट्री मटेरियल वाई। मटेरियल वाई किसको इशू हो रहा है? बी को और सी को। बी को इशू हो रहा है 1000 इंटू 35, और सी को इशू हो रहा है 2625 3500। ये हो गया मटेरियल वाई इशूड। चल जाएगा, चल जाएगा। और मटेरियल के बारे में सवाल में कहीं कुछ नहीं? चले, मटेरियल वाली बात हो गई पूरी। अब आते हैं लेबर पे। लेबर लेबर रिकॉर्ड करने का डाटा है, यानी वो टैक्स और प्रोविडेंट फंड और या सीधा चार्ज ही करना है, बस रिकॉर्ड करने का डाटा है। पॉइंट नंबर 2, टैक्सेस और इन सब की इंफॉर्मेशन है। तो वेजेस कंट्रोल ने यहां डेबिट होना है, और एडमिन सेलिंग के लोग भी हैं, उन्होंने यहां आना है। नहीं, वो तो शॉपर खोलेंगे तो एफएच निकलेगा, अभी तो वेजेस कंट्रोल है। और वेजेस कंट्रोल की जगह यहां आ जाएगा फैक्ट्री लेजर कंट्रोल। और इसमें से जो टैक्स कटना है, विद होल्डिंग टैक्स पेएबल, और भी कुछ कटना है नहीं, तो बाकी जाना है पेएबल टू एम्प्लॉइज। ये हो गया रिकॉर्डिंग पेरोल। और यहां पर सिर्फ ये डेबिट ही आ सका था,
तो जनरल लेजर कंट्रोल, अमाउंट्स क्या क्या हैं इनकी? The head office prepared the payroll and deducted 8% for taxes. Payroll amounted to total 3 million, जिनमें से 1 million एडमिन सेलिंग वालों का, तो 2 million इनका, फिर 2 million इनका, टोटल 3 million है ना, आउट ऑफ विच 1000 एडमिन सेलिंग है, तो बाकी 2 फिर फैक्ट्री के लोग हैं, और यही फैक्ट्री के लोग इधर आ गए। और टैक्स कितना? 8%, तो 3 million का 8% काटें 240, तो बाकी बन गया 2760। और लेबर की क्या एंट्रीज होती हैं? लेबर चार्ज करते हैं। अच्छा, अब जब शॉपर खोलेंगे तो वो इधर ही रहना है, डायरेक्ट लेबर वर्क इन प्रोसेस को और बाकी एफओएच को, तो वर्क इन प्रोसेस भी तीनों अलग अलग, ए, बी और सी, और इनडायरेक्ट लोग भी हैं तो वो एफओएच कंट्रोल। वेजेस कंट्रोल तो ये 2000 शॉपर खोल दिया। अब इसमें से वर्क इन प्रोसेस में कितना कितना जाना है, ये कैसे पता चलेगा? ये पहले टेबल से पता चलेगा, क्योंकि हर एक में कितने कितने आवर्स लग रहे हैं और वेज का रेट कितना है, ये ऊपर वाले टेबल में बताया हुआ है। तो ए में 6000 इंटू 75, बी में, सी में, तो ए में डेबिट 450, बी, सी, ये 2000 बन रहा है। 1965। पॉइंट नंबर 2, 2.5 लाइन के बाद, आफ्टर चार्जिंग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टू ईच जॉब द बैलेंस अमाउंट ऑफ पेरोल कॉस्ट वाज एट्रीब्यूटेड टू जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो जो बाकी है वो एफओएच कंट्रोल है 35। और इस एंट्री का यहां कोई काम नहीं है। और तीसरी एंट्री क्या होती है? पेबल्स को पे करना। पेबल्स को पे कर दिया कि नहीं किया यहां पर कहीं बताया? नहीं बताया तो पे करने में कोई हर्ज नहीं है। उसके अलावा वैसे भी पॉइंट नंबर 7 देखें, इसमें सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस पढ़ाने का मकसद नहीं है आपका। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अदर देन सैलरीज पेड ड्यूरिंग द मंथ। तो इसका मतलब है सैलरीज वैलीज हो गई हैं पे। वैसे भी अगर ना लिखा होता तो पेमेंट कर दें, कोई मसला नहीं है, कौन सी जेब से पैसे देने। तो पेमेंट की एंट्री में इधर इसी कॉलम में कर रहा हूं, इसी के नीचे इधर हेड ऑफिस। तो पेबल टू एम्प्लॉइज भी दे देते हैं पैसे और गवर्नमेंट को भी दे देते हैं पैसे। 2760 240 3000 ये पेमेंट्स हो गई। और फैक्ट्री का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं। ये हो गया लेबर। यहां तक कोई मुश्किल परेशानी? बस ये ऐसा ही है। तभी इसके बाद देखें सवाल ही कोई नहीं है।
2011 के बाद कोई नहीं है? चले 12 के बाद कोई नहीं है। लेबर भी हो गया पूरा। FOH पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट 2 सारा हो गया, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 एक्चुअल भी दिए हुए। तो पॉइंट नंबर 5 अंडर ओवर अप्लाइड कॉस्ट ऑफ सेल्स को डालना है। तो FOH की तीनों चीजें कर लेते हैं। एक्चुअल FOH की एंट्री कर लेते हैं। चलें, FOH कंट्रोल डेबिट, कितने हैं ये? 700। ये साथ क्यों लिखा इन्होंने कि इसमें 4 लाख? ये क्यों लिखी बात? ताकि हम कैश क्रेडिट 300 करें और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 400 करें। नहीं, जब उसने तकल्लुफ कर ही लिया है कि 400 अलग बता दिया है तो फिर हम अलग कर लेते हैं। ये हमने एक्चुअल FOH रिकॉर्ड कर लिए। एक गलती हो गई मुझसे यहां। क्या गलती हो गई? कैश और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। GL कंट्रोल और फैक्ट्री लेजर कंट्रोल। अप्लाइड FOH की एंट्री, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और FOH कंट्रोल। तो ये पूरी इसी की एंट्री है। OAR क्या है? 25 पर लेबर आर। तो इनके लेबर आर्स कितने कितने? 6000 इंटू 25, 9000 इंटू 25, 15,000 इंटू 25 जी। 150, 225, 375, 750। अच्छा, 2-3 एंट्रीज रह गई हैं, वो मैंने फिर यहाँ मिटाना है। तो जिन्होंने नोट नहीं किया वो देख लें, मैंने फिर ये मिटाना है।
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो हो गई ना चार्ज, यहां डेप्रिसिएशन तो हमने एफओएच में की है चार्ज, यानी वो जो डेबिट करना था वो तो एफओएच में हुआ है। एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट फैक्ट्री के काम का नहीं है, वो फैक्ट्री ऑफिस वालों का है। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन डेबिट इन्होंने करनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट उन्होंने करनी है, तो वो डेप्शन डेबिट इन्होंने एफओएच में की है। क्या मिटा दूं? क्या रह गया एफओएच का? अंडर ओवर अप्लाइड। तो ओवर है अंडर है कितना? 50 एक जज्बाती आंसर है। ओवर अप्लाइड 50 ये एक जज्बाती आंसर है, नजर का धोखा है। उधर ही घूरते रहेंगे तो ये धोखा बार बार खाते रहेंगे। ये भी है भाई, ये भी एफओएच कंट्रोल डेबिट हुआ है, तो ये भी एक्चुअल है और ये भी एक्चुअल है, तो 735 है एक्चुअल। ये भी एफओएच ही है, इसकी स्पेलिंग तो नहीं खराब, ये भी एफओएच है, ये भी एक्चुअल एफओएच है, ये भी एक्चुअल एफओएच है। 735 एक्चुअल है, 750 अप्लाइड है, तो 15,000 है ओवर अप्लाइड। तो ओवर अप्लाइड की एंट्री होती है एफओएच कंट्रोल डेबिट, और उन्होंने कहा है कि कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज करें, तो वो यहां की चीज नहीं, वो यहां की चीज है। 15 और खाली जगह पुर करने के लिए जीएल कंट्रोल और एफएल कंट्रोल, ये हमने ओवर अप्लाइड को चार्ज कर दिया। एफएच भी हो गया, लेबर मटेरियल सब हो गया, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.5 तक हो गया सारा। 0.6 ए और बी हो गए कंप्लीट, और ए को तो 2 मिलियन का बेच भी दिया। तो पहले कर लेते हैं कंप्लीट, गुड्स को करते हैं कंप्लीट। फिनिश गुड्स ए, फिनिश गुड्स बी, वर्क इन प्रोसेस ए, वर्क इन प्रोसेस बी। कितने से वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट करें? सारा वर्क इन प्रोसेस टोटल करके देख लें वर्क इन प्रोसेस कहां कहां डेबिट किया हुआ है।
मटेरियल में कितना कितना किया हुआ है? 1450। लेबर नहीं है, ए और बी बस। लेबर FOH ये गलत है। 26 ये ठीक है, ये भी ठीक है। FOH 150 225 1600 33390। तो 1600 3390 1600 3390 ये हो गई गुड्स कंप्लीटेड, जॉब्स कंप्लीटेड इनफैक्ट। जॉब बी का तो जिक्र बस इतना ही था। जॉब ए कस्टमर को बेच दिया, कस्टमर को बेच दिया तो फिर सेल की एंट्री भी हो जाएगी। जॉब ए बेच रहे हैं तो कैश डेबिट है, सेल्स क्रेडिट, और चूंकि पुराने दौर का सवाल है और उस दौर में रेवेन्यू के अंदर चेंजेस नहीं थी, तो इसलिए सॉल्यूशन में ना पीछे आप देखेंगे डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस बनाया हुआ है, तो वो भी ठीक है कि अदरवाइज जो आप इंट्रो में सीख के आए हैं कि सेल्स में से ही माइनस हो जाएगा, तो ये भी ठीक है। 2000 का 98%, 1960 अब आप लोगों ने इंट्रो में ये सीखा हुआ है कि चाहे वो सेटलमेंट डिस्काउंट है चाहे ट्रेड डिस्काउंट है, सेल में से ही लेस, और कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्रेडिट, वो यहां नहीं वो यहां है। 1600 और खाली जगह पूर हो जाएगी FL कंट्रोल और GL कंट्रोल।
और लास्ट 5 लाख रुपए के सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस हैं। तो सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट, इसका फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं। बस ये सवाल था। जी है, सी का क्या किया? अभी कंप्लीट नहीं हुई ना, कंप्लीट नहीं हुई। डन। अच्छा, लास्ट चीज इखलाकन एहतियातन फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम। इसकी मैं थोड़ी सी कहानी ज़बानी बता देता हूँ, और वो मैंने लिखी तो हुई है वैसे, लेकिन आप अपने अल्फाज में थोड़ी बहुत लिखना चाहें तो लिख लेना, नहीं तो पेज 77 पे तो आ ही जाए। फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है ना, ये पुरानी आईकैप की बुक में होता था, उसके बाद उन्होंने बुक रिवाइज कर दी थी, उसमें से ये निकाल दिया था। तो अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसका सिलेबस में नाम लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ सिलेबस में, बस बुक में था तो ये पढ़ाया करते थे। 2012 में एक दफा इसका सवाल भी आया था, उसके बाद आईकैप की बुक रिवाइज हुई और इसको बुक्स में नहीं लिखा, तो इसलिए अज्यूमिंग कि ये नहीं है। लेकिन उन्होंने पुरानी बुक में से कुछ क्वेश्चन हो सकता है बगैर सोचे समझे रिटेन कर लिए, तो उनमें फिर इसका क्वेश्चन भी रख लिया। इस वजह से मैं इसको एहतियातन करवा रहा हूं। फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम की कहानी यह है कि जो कंप्लीट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, इंटीग्रेटेड कह लें बेशक, ये सारा कुछ मेंटेन हो रहा है हेड ऑफिस में। यानी ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये तो इस जगह का टॉपिक ही नहीं है। फैक्ट्री के हो सकता है, अच्छा ये हो सकता है वो बिजनेसेस फॉलो करते हों जिनकी फैक्ट्रीज पूरे पूरे प्लांट्स हों। यानी जैसे मिसाल के तौर पे कोका कोला का अगर रहीमिया खान में प्लांट है, तो हो सकता है उस प्लांट के इंचार्ज के जिम्मे वहां सेल्स टीम भी दी हो, यानी वो लोग अपने ऑपरेशंस वहीं से मैनेज करते हो। मैन्युफैक्चरिंग तो हो ही रही हो, सेल्स भी वहीं से कंट्रोल हो रही हो। इसी तरह से हो सकता है उनका कोई कराची में प्लांट हो, सेल्स वही खुद ही मैनेज कर रहे हो। तो ऐसे बिजनेसेस जिन्होंने अपने मुख्तलिफ एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ साथ सेल्स भी उन्हीं के हवाले की होती हैं, मुख्तलिफ कह लें ब्रांचेस बनाई हैं, मुख्तलिफ डिविजन्स बनाए हुए हैं। तो एक तो होगी पूरी कंपनी की फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और हर डिवीजन के मैनेजर ने चूंकि अपने ऑपरेशंस का जवाब देना है, तो वो ये भी जानना चाहेंगे कि हम कितना कमा के दे रहे हैं, और वो ये जवाब किसको देना चाह रहे हैं, कंपनी की मैनेजमेंट टॉप को, या एसईसीपी और टैक्स वाले और ऑडिटर टैक्स वालों का इससे कंसर्न है। वो जो हर ब्रांच का, हर डिवीजन का मैनेजर टॉप मैनेजमेंट को अपनी परफॉर्मेंस बताना चाह रहा है, वो सब इंटरनल है, तो इसलिए ये टोटली सेपरेट है। उसके अलावा फिर ये लोग फैक्ट्री के अंदर बस इतनी सी बुक्स रखते हैं ताकि ये ऑब्जेक्टिव ये है कि फैक्ट्री का P&L बन सके। बस ये उतनी कोई अकाउंटिंग अपने पास करेंगे कि हर मैनेजर अपने अपने ऑपरेशंस का प्रॉफिट एंड लॉस बना के दे सके, यानी ये बता सके कि मैं इस फैक्ट्री से कितना कमा के दे रहा हूं। इसको इससे कंसर्न नहीं है कि प्लांट
कि बुक वैल्यू क्या है, यानी बैलेंस शीट बनाने का शौक नहीं है उसको, कैश की हैंडलिंग भी इन्होंने कोई शौक से नहीं करनी, इनको सिर्फ ये कंसर्न है कि हमारे प्लांट से कितना प्रॉफिट कमा के हम लोग मैनेजमेंट को दे रहे हैं। तो ये इससे बिल्कुल सेपरेट है, अपने रूल्स हैं। हो सकता है IAS 16 के मुताबिक डेप्रिसिएशन मेथड, कॉस्ट मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल वो अलग से चल रहा हो और इन्होंने अपनी ही कुछ साइंस निकाली हो डेप्शन एक्सपेंस डालने के लिए। हो सकता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इन्वेंट्री, IAS 2, FIFO, वेटेड एवरेज, NRV, कॉस्ट, वो IAS यहां फॉलो हो रहे हो और उन्होंने कोई अपनी ही साइंस निकाली हो। तो ये सिस्टम ये है कि सेपरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग मुकम्मल बुक्स में हो रही है। ये फैक्ट्री वालों ने सिर्फ उतनी अकाउंटिंग करनी है ताकि ये अपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस बना के दे सकें, और वो भी अपने बनाए हुए असूलों पे। ये फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम है। अच्छा, अगर लेट से 4 फैक्ट्रीज हैं तो हर फैक्ट्री का जो प्रॉफिट निकला होगा वो कंपनी की इनकम स्टेटमेंट के प्रॉफिट के बराबर आ रहा होगा, क्यों नहीं? मेथड्स का भी फर्क हो सकता है, और उन्होंने सिर्फ उतनी चीजें रिकॉर्ड करनी है जो उनकी फैक्ट्री से रिलेटेड है। हेड ऑफिस से सैलरी कौन रिकॉर्ड करेंगे? वो हेड ऑफिस के खर्चे वो क्यों रिकॉर्ड करेंगे? हेड ऑफिस की बिल्डिंग किराए पे दी हुई है वो क्यों रिकॉर्ड करेंगे? तो इनके प्रॉफिट्स इसकी इनकम स्टेटमेंट के प्रॉफिट के बराबर नहीं आएंगी। हो सकता है मैनेजमेंट ये जानना चाहे कि क्यों फर्क है, उसके लिए एक रिकंसिलिएशन बन सकती है। तो आप पेज 77 पे आए। पहले आखिरी कॉलम में मैंने यही कहानी सुनाने की कोशिश की है। ये लोग जो अपना फैक्ट्री का P&L बना रहे होते हैं उसको कॉस्टिंग P&L कहते हैं, और इन्होंने सारी ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड करनी नहीं है। तो इनकी भी डबल एंट्रीज में खाली जगह रह जाती होगी, तो उसको पूर्ण करने के लिए ये GL एडजस्टमेंट नाम का एक अकाउंट बना लेते हैं। ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं पेज 77 तीसरे कॉलम में, और फिर पेज 80 पे आए। पेज 80 पे इनकी एंट्रीज लिखी हुई हैं। ये कभी किसी का दिल करे एसबी तौफीक देखनी हो तो देख लेना, कभी दिल करे तो। और अगले पेज पे रिकंसिलिएशन लिखी हुई है। ये है कि अगर बिजनेस ये जानना चाहे कि ये जो इन फैक्ट्री वालों ने प्रॉफिट निकाल के दिया है और जो बिजनेस का अकाउंटिंग का प्रॉफिट आ रहा है उसमें क्या फर्क है, तो फर्क आप ये चीजें पढ़ के देखें। वही फर्क है कि डेप्रिसिएशन के मेथड्स का फर्क है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का फर्क है, और हेड ऑफिस स्पेसिफिक एक्सपेंसेस इनकम्स का फर्क है। तो ये रिकंसिलिएशन एक दफा 2012 में टेस्ट हुई थी, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं ये पहले ICAP की बुक में था, फिर ये 2-3 साल पहले निकाल दिया था बुक्स में से। तो ये मैं ना करवाता, बस एहतियातन ये दिखाई है चीज। ये अब नहीं है किताबों के अंदर, लेकिन फिर भी एहतियातन बता दिया। ये छोड़ना चाहें आप छोड़ दें, कोई मसला नहीं। यहां पर एक नाम लिखा नया नजर आएगा, नोशनल रेंट, वो बता देता हूं। नोशनल रेंट एक हवाई कॉन्सेप्ट है, और वो हवाई कॉन्सेप्ट ये कि ये जो, अच्छा इस हवाई कॉन्सेप्ट पे ना हम डिसीजन मेकिंग में करेंगे बात जाकर। वो हवाई कॉन्सेप्ट ये है कि ये फैक्ट्री वाले ये भी जानना चाह रहे हैं कि हम फैक्ट्री से जितना कमा रहे हैं, फर्ज करते हैं फैक्ट्री से ये 15 मिलियन प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन अगर वो ये फैक्ट्री किसी को किराए पे दे देते तो हो सकता है 10 मिलियन तो किराया ही आ जाता। तो इफेक्टिवली तो ये सिर्फ 5 ही कमा के दे रहे हैं ना। क्यों 5 कमा के दे रहे हैं? इतनी मेहनत करके 15 कमा रहे हैं, वो फारिग बैठ के भी 10 ले सकते थे, तो फिर असल में तो बस 5 ही एक्स्ट्रा कमा के दे रहे हैं। इस हवाई चीज को नोशनल रेंट कहते हैं। तो ये एक नोशनल रेंट, एक इसमें एक नाम है नोशनल रेंट। हाँ, बस ये इतना ही था इसमें। आपको कभी दिल करे तो आप एंट्रीज पढ़ लेना, जो कि नहीं करेगा, और दिल करे तो रिकंसिलिएशन पढ़ लेना, जो कि नहीं करेगा। जी जी पूछे।
ये फैक्ट्री के प्रॉफिट को हेड ऑफिस की जो बुक्स हैं जी, तो वो मैच क्यों करेगा, वो तो मर्ज ही हो जाता फैक्ट्री का हेड ऑफिस में। देखें ये हेड ऑफिस में जो अकाउंटेंट है ना, वो पूरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा है और फैक्ट्री वाली ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड कर रहा है। यानी ये लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हैं बैठ के, वो मुकम्मल अकाउंटिंग कर रहे हैं। हेड ऑफिस की भी सारी ट्रांजैक्शंस, फैक्ट्री की भी सारी ट्रांजैक्शंस, सेल, मटेरियल, लेबर, सब कुछ कंप्लीट रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये कंप्लीट बिजनेस के अकाउंट्स हैं। इसका जो नेट प्रॉफिट होगा वो पूरे बिजनेस का मुकम्मल नेट प्रॉफिट होगा, जिसके अंदर ये चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए। ये वो फैक्ट्री वाले लोग अपनी ट्रांजैक्शंस को दोबारा अलग से रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंटरलॉकिंग में यह था कि सेम ट्रांजैक्शंस को कुछ इधर और कुछ इधर रिकॉर्ड कर रहे थे। फुली इंटरलॉकिंग यह है कि हेड ऑफिस कंप्लीट अकाउंटिंग कर रहा है अपने पास, इसको उन रिकॉर्ड्स की मोहताजी नहीं है। ये खुद सारी की सारी अकाउंटिंग कर रहे हैं। ये अपने तौर पे अलहदा से रिकॉर्ड बना लें अपने रूल्स लगा के, ताकि सिर्फ अपने मुताबिक वो देख सकें हम कितना कंपनी को कमा के दे रहे हैं। तो इनकी रिकॉर्डिंग ये इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये अपनी खुद मुकम्मल अकाउंटिंग कर रहे हैं। चलें जी, ये 2 चैप्टर्स थे और ये हो गए। कल से इंशाल्लाह प्रोसेस कॉस्टिंग पे आते हैं, लेकिन ये जो एंटी सारी आज पढ़ाई हैं ये इस्तेमाल होंगी अब कल। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।